Hello everyone, so welcome back to our first video lecture for microbiology and we will be studying pure culture techniques. So we have already studied कि culture अगर हमें microorganisms को करना है तो हम कैसे करते हैं तो अगर हमें culture करना होता है so we need culture media, ठीक है। और उसके बाद फिर हमें inoculum भी लेना पड़ता है, ठीक है। कोई भी इनोकुलम जो कि हम लेते हैं। सो इसमें वी आर गोइंग टू स्टडी कि कैसे हम एक ऐसा कल्चर बना सकते हैं। तो हम दो तरीके का कल्चर एक्चुअली बनाते हैं। एक होता है जो कि पूरा मिक्स्ड होता है, तो इसमें हर टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें हर टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को इसमें मिल सकता है। सो दिस इज एक्चुअली अ मिक्स्ड कल्चर। और एक कल्चर होता है जिसमें सिर्फ एक ही टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो इसको हम कहेंगे प्योर कल्चर। दिस इज योर मिक्स्ड कल्चर। तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू जिससे हम प्योर कल्चर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, प्योर कल्चर बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आखिर इस चैप्टर में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या। फर्स्टली वी विल बी स्टडिंग प्योर कल्चर टेक्निक्स, देन प्लेटिंग मेथड कि अगर मान लो हमने प्योर कल्चर ले लिया, अब उसको हम प्लेट कैसे करेंगे हर एक तरीके से। देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैसे करते हैं, इसमें हम प्योर कल्चर के बारे में भी पढ़ेंगे और मिक्स्ड कल्चर के बारे में भी। देन मेंटेनेंस ऑफ द कल्टिवेटेड मीडिया को अगर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मेंटेन करना है तो कैसे करेंगे, और एन एरोबिक कल्चर के बारे में। सो यू कैन सी दिस इज एक्चुअली स्ट्रिक प्लेट जहां पे आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे दिख रहे हैं। नेक्स्ट, सो वी विल बी स्टार्टिंग विथ प्योर कल्चर। तो प्योर कल्चर क्या होता है? सो इट इज अ कल्चर दैट कंटेन्स only one type of microorganism, ठीक है। सिर्फ एक टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग कहेंगे प्योर कल्चर। प्योर कल्चर को किस तरीके से बनाया जाता है उसको हमें मेंटेन करना होता है। सो फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू स्टडी द स्ट्रीकिंग मेथड। तो स्ट्रीकिंग मेथड में हम क्या कर रहे हैं? सो वी आर इन द स्ट्रीकिंग मेथड, व्हाट आर वी डूइंग? सो स्ट्रीकिंग मेथड में हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, यहाँ पे अगर मान लीजिए हमारे पास एक मिक्स्ड कल्चर है बैक्टीरिया का, तो इसमें से हमें एक पर्टिकुलर लेना है, एक पर्टिकुलर जो भी बैक्टीरिया वी वांट, एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वी वांट, उसको हम स्ट्रीक करेंगे ऑन दी अगार मीडियम, और उसके बाद जिस डायरेक्शन में वी वांट टू स्ट्रीक हम वो स्ट्रीक करने वाले हैं। सो इट इज बेसिकली ऑन सक्सेसिव स्प्रेडिंग की टेक्निक है ये, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक अगार प्लेट है, इसमें कोई एक इंडिविजुअल कॉलोनी जो होगा वो इसमें लिया जाएगा, और एक स्टेराइल लूप जो हमने लिया है यहाँ पे, स्टेराइल लूप को इसमें हम डिप करेंगे और जिगजैग पैटर्न बनाएंगे इन वट एवर डायरेक्शन वी वांट, ठीक है। इसको कहा जाता है स्ट्रीकिंग मेथड। स्ट्रीकिंग मेथड में आप ये वाला डायरेक्शन यूज कर सकते हैं, ये वाला यूज कर सकते हैं, एनी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस कैन बी सीन हियर। नेक्स्ट व्हाट वी हैव हियर इज द सीरियल डाइल्यूशन। ओके, तो सीरियल डाइल्यूशन क्या होता है? तो इट इज एक्चुअली अ स्टेप वाइज डाइल्यूशन। सो सबसे पहला स्टेप क्या है? इट इज एक्चुअली अ स्टेप वाइज डाइल्यूशन, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, एक कॉन्सेंट्रेटेड सैंपल होगा, तो कॉन्सेंट्रेटेड सैंपल को हम इसमें डाइल्यूटेड सैंपल में कन्वर्ट करते हैं, जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं दैट दिस इज वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, और उसको हम क्या कर रहे हैं, पूरा डाइल्यूट कर रहे हैं। सो इसका पर्पस क्या होता है? इट रिड्यूसेस नंबर ऑफ माइक्रोब्स जो कि एक सोल्यूशन में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और हम यहाँ पे किस तरीके से, व्हाट आर वी यूजिंग? सो वी आर यूजिंग नॉर्मल सलाइन। व्हाई आर वी यूजिंग नॉर्मल सलाइन? क्योंकि नॉर्मल सलाइन जो कंडीशन होता है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल सलाइन है, ये बैक्टीरिया है, तो इसके अंदर का जो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए सॉल्ट का और बाहर का कॉन्सेंट्रेशन सेम होना चाहिए, ताकि लाइसिस ना हो या फिर कुछ डिग्रेडेशन ना हो। इस वजह से यहाँ पे सीरियल डाइल्यूशन के लिए हम नॉर्मल सलाइन यूज करेंगे। नाउ इफ यू लुक एट दिस, यहाँ पे ये हमारे पास सोल्यूशन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, वी आर टेकिंग 9 ml, वी आर टेकिंग 9 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन, ठीक है। नॉर्मल सलाइन ये 9 ml, ये 9 ml सब में है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है कि इसका 1 ml हम यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद फिर इस सोल्यूशन का 1 ml वी विल एड इन अनदर 9 ml नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो डाइल्यूशन फैक्टर हो जाएगा वो आपका होगा 10 raised to the power -1, हियर इट विल बी 10 raised to the power -2,
10 raised to the power minus 3, 10 raised to the power minus 4, 10 raised to the power minus 5 and 10 raised to the power minus 6. इस तरीके से होगा. तो ये होगा आपका डाइल्यूशन फैक्टर. डाइल्यूशन, इसको हम कहते हैं डाइल्यूशन फैक्टर. इट इज कॉल्ड डाइल्यूशन फैक्टर. अब डाइल्यूशन फैक्टर को निकाला कैसे जाता है? तो जो भी वॉल्यूम ऑफ सैंपल यू आर एडिंग डिवाइडेड बाय जो भी टोटल वॉल्यूम होगा, टोटल वॉल्यूम जो होगा उसको हम कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? टोटल वॉल्यूम वी आर एडिंग इज 1 एंड अपॉन, तो टोटल वॉल्यूम बना वो 10 है. ठीक है, उसके बाद फिर हम और यहाँ पे ऐड कर रहे हैं. तो ऐसे ऐसे सक्सेसिवली ये बढ़ता जाएगा. ठीक है, उसके बाद फिर अब यहाँ पे हर एक सोल्यूशन से हमें एक कॉलोनी बनाना है. यहाँ पे हम जो टेक्निक यूज करेंगे दैट विल इज कॉल्ड पोर प्लेटिंग. ये पोर प्लेटिंग टेक्निक क्या होता है? आई एम गोइंग टू टेल यू इन द फर्दर स्लाइड. सो अब इस पे मान लो कि हमने इसे पोर करके अगार पे डाला और उसके बाद फिर इसकी कॉलोनी बनाई, तो हमें दिखेगा कि इन सब का बहुत ही ज्यादा नंबर में कॉलोनी बन रहा है और उसके बाद फिर इन दोनों का काफी ज्यादा कम है. तो अब हमें जो सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमें पढ़ना है कैसा कॉन्सेंट्रेशन है कॉलोनी का, क्या कॉलोनी का है कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, तो हमें एक ऐसा चूज करना पड़ेगा जिसमें जो आपका कॉलोनीज है that ranges from 30 to 300. तो जहां कहीं भी ये वाला रेंज आपको दिख जाएगा, you have to choose that. Okay, so please remember colonies वाला जो हम चूज कर रहे हैं वो 30 से 300 के बीच में होना चाहिए. फिर दूसरी चीज, एक और चीज जो हम निकालते हैं that is your CFU. मतलब कॉलोनी CFU अगर हमें निकालना है तो कॉलोनी फैक्टर यूनिट इज एक्चुअली योर नंबर ऑफ कॉलोनीज इनटू जो आपका डाइल्यूशन फैक्टर होगा. आई एम सॉरी, इट इज नंबर ऑफ कॉलोनीज डिवाइडेड बाय डाइल्यूशन फैक्टर इंटू डाइल्यूशन फैक्टर अपॉन जो भी वॉल्यूम हम ले रहे हैं वो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने जो कॉलोनी सेलेक्ट किया है वो ये वाला है, क्योंकि इसमें 285 कॉलोनीज हैं, तो ये इस वाले कैटेगरी में आ रहा है. तो 285 कॉलोनीज यहाँ पे आ गया. ठीक है, इसको आई विल राइट विद अ डिफरेंट पेन. ओके, सो हमारे पास कितना आ गया? 285 आ गया इनटू. अब उसके बाद क्या है? यहाँ पे हमारा डाइल्यूशन फैक्टर मल्टीप्लाई करना है. नीचे में आएगा आपका डाइल्यूशन फैक्टर. यहाँ पे डाइल्यूशन फैक्टर यहाँ आता है. दिस इज योर डाइल्यूशन फैक्टर. तो डाइल्यूशन फैक्टर नीचे आएगा तो ऊपर में ये 10 रेज़ टू द पावर 3 हो जाएगा अपॉन कितना वॉल्यूम हम ले रहे हैं. तो जितना भी वॉल्यूम हम ले रहे हैं इट इज योर व्हाट वॉल्यूम, वो हम डिवाइड कर देंगे इस 10 रेज़ टू पावर 2 समथिंग. सो उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे हमारा सैंपल आ जाएगा. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द डाइल्यूशन फैक्टर. सो दिस इज द सीरियल डाइल्यूशन जिससे हम डाइल्यूट कर देते हैं. अब उसके बाद फिर उसको आप पोर प्लेट पे डालो. आपको जो कॉलोनी, मान लो ये वाला कॉलोनी आपको लेना है, तो अब उसको लेकर के स्ट्रीक प्लेट पे हम स्ट्रीकिंग कर देंगे. तो वो कैसे करते हैं? देयर आर 2 मेथड्स फॉर प्लेटिंग. एक मेथड है पोर प्लेट और दूसरा है स्प्रेड प्लेट. तो पोर प्लेट में क्या करना है कि वी हैव टू टेक द डाइल्यूटेड सैंपल. तो इसमें जो हमारे पास डाइल्यूटेड सैंपल होगा, लेट मी चेंज द कलर. सो इसमें जो भी हमारे पास डाइल्यूटेड सैंपल होगा उसको हमें डालना है मोल्टेन अगार में. यू हैव टू सी कि आप जो मोल्टेन अगार में डाल रहे हैं वो ज्यादा भी गर्म ना हो, नहीं तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें मर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद फिर इसमें डालने के बाद पोर करना है, पोर टू पेट्री प्लेट. ठीक है, उसको ध्यान से पेट्री प्लेट में आपको पोर करना है. एंड देन उसके बाद क्या करना है? ये हमने यहाँ पे डाल दिया. अब ये जो हमारा सोल्यूशन बनेगा, दिस इज एक्चुअली योर सोल्यूशन, और ये हमारे पास प्लेट है. तो इस सोल्यूशन का सिर्फ 1 ml ही जाएगा प्लेट पर. ठीक है, उसके बाद प्लेट पर जाने दो. उसके बाद अच्छे से वो उसको स्वर्ल कर लो इस डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्वर्ल करके, एंड देन फिर हम इंक्यूबेट कर देंगे. तो इसके बाद फिर क्या हो जाएगा? इंक्यूबेशन हो जाएगा. और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे कि हमारा जो कॉलोनी फॉर्म होता है वो इनसाइड अगार भी फॉर्म होता है. ठीक है, तो मतलब ऑन द सरफेस भी दिख रहा है, ये देखिए ऑन द सरफेस भी दिख रहा है, और इनसाइड द सरफेस ऑल्सो यू कैन सी द कॉलोनीज. बट इसका एक डिसएडवांटेज यही है, इसका एक डिसएडवांटेज है. क्या है? कि कॉलोनी और यू कैन सी द बैक्टीरिया may die. Why? Because जो मोल्टेन अगार है वो थोड़ा हॉट होता है. ठीक है,
फिर है स्प्रेड प्लेट। तो स्प्रेड प्लेट का भी यही टेक्निक है, हमें क्या लेना है, डाइल्यूटेड सैंपल लेना है, बट इसको हम अगार वगार में मिक्स नहीं करेंगे, डायरेक्टली यू विल हैव टू ऐड इट इनटू द प्लेट, और कितना 0.1 ml लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर एक स्प्रेडर की मदद से, दिस यू कैन सी इज अ स्प्रेडर, उसकी मदद से इसको इवनली हम स्प्रेड कर देंगे। ठीक है, ओके, सो नाउ लेट्स, so we will be starting with the on the basis of physical state। तो physical state के basis पे हमारे पास दो कैटेगरी आएगा, एक है आपका सॉलिड, सेमी सॉलिड, और एक होता है लिक्विड मीडिया। ठीक है, दूसरा होता है लिक्विड मीडिया। तो इसमें क्या डिफरेंशिएशन है, सो देखिए सेमी सॉलिड वाला जो होगा वो हमारा अगार प्लेट आ सकता है इसमें, तो हम सिंपली यहाँ पे अगार ऐड करते हैं, तो इससे हमारा ये सेमी सॉलिड या फिर सॉलिड हो जाता है। ठीक है, एंड लिक्विड मीडिया में हम कोई भी न्यूट्रिशनल ब्रॉथ हम बना सकते हैं, या फिर कोई सोल्यूशन बना सकते हैं, जिसके कारण ये लिक्विड इसका कंसिस्टेंसी रहेगा। अब यहाँ पे जो अगार हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ये अगार एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है, सॉलिडिफाइंग एजेंट है। ठीक है, याद रखेंगे कि दैट इट इज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट, और ये it can't degrade by organic matter, okay, so it doesn't degrade easily, doesn't degrade easily, इसी वजह से। और ये इसको ज्यादा मेल्ट करना, इट मेल्ट्स एट 90 डिग्री सेल्सियस एंड 45 डिग्री सेल्सियस पे ये सॉलिडिफाई हो जाता है, तो ये काफी ज्यादा इजी रहता है अगार हमारे लिए। उसके बाद फिर लिक्विड मीडिया में तो वही न्यूट्रिशनल ब्रॉथ वगैरह आ जाएगा। फिर केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे भी हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, एक होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स मीडिया, ओके, एक होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स मीडिया। ठीक है, और फिर दूसरा मीडिया जो हम यूज करते हैं यहाँ पे, दैट इज नोन मीडिया। ओके, मतलब ये वाला जो मीडिया होगा, देखो कॉम्प्लेक्स मीडिया में क्या होता है कि ये जितना भी कंसिस्टेंसी, मतलब जो भी हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, वी डोंट नो द अमाउंट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मीडिया, या फिर हम कह सकते हैं इसको अनडिफाइंड मीडिया, इसमें जो भी हम डालेंगे केमिकल्स, उसका हमें जो कॉम्पोजिशन है वो पता नहीं होगा कि हम कितने अमाउंट में डाल रहे हैं। लेकिन अगर हम डिफाइंड मीडिया यूज कर रहे हैं, we are using defined media, or you can say synthetic media, और synthetic media। तो इसमें क्या होता है, डिफाइंड मीडिया और सिंथेटिक मीडिया में हमें पता होता है कि जो भी केमिकल कॉम्पोजिशन है, तो एक वर्ड याद रखना है कि एट लीस्ट you know one component, at least one composition is known। ठीक है, इसमें हमें कॉम्पोजिशन क्या होगा पता होगा, अगर वी आर यूजिंग इट फॉर एनी पर्पस, सो यू विल बी नोइंग कि जो हमारा डिफाइंड मीडिया है इसमें हमारे सॉरी, not at least, all the components will be known, okay, all the components will be known in this, all components are known। तो ये होगा सिंथेटिक मीडिया। ठीक है, इसके बाद कॉम्प्लेक्स मीडिया में क्या होता है, एट लीस्ट वन कंपोनेंट इज अननोन, भले आपको सबका पता हो, बट एक कंपोनेंट ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में आपको नहीं पता है कि क्या है। ठीक है, और ये सिर्फ फास्टिडियस ऑर्गेनिजम्स, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि जल्दी से ग्रो कर सकते हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, और ये मतलब जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन सबको ग्रो कर सकता है। ये सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है, एंड दिस इज जनरली सॉलिड, इसमें अगार का यूज किया ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा था कि भाई ठीक है, ये केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे हमने कॉम्प्लेक्स मीडिया, अनडिफाइंड मीडिया, डिफाइंड मीडिया या सिंथेटिक मीडिया पे डिवाइड कर दिया। उसके बाद आते हैं हमारा on the basis of function। तो on the basis of function we are dividing it into certain categories। तो सबसे पहला जो होगा that is going to be supportive media। तो supportive media क्या होता है, इसमें basic components होंगे, basic components बेसिक कंपोनेंट जैसे कि नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये सारा रहेगा, दैट ग्रो वाइड वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इसका बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है,
एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं न्यूट्रिएंट अगार, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट अगार इसका बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि सपोर्टिव मीडिया में न्यूट्रिएंट अगार है सिंपल, मतलब हर टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जो बेसिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो उनको ये ग्रो कर सकता है। अब इसी में एक और टाइप है कि अगर आप सपोर्टिव मीडिया में कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दो तो ये बन जाता है इनरिच्ड मीडिया। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? आई मीन अगर हम सपोर्टिव मीडिया में एक स्पेसिफिक कंपोनेंट ऐड कर दे जो कि एक पर्टिकुलर ग्रुप को सपोर्ट कर रहा हो, तब वो बन जाता है इनरिच्ड मीडिया। अब मतलब स्पेसिफिक कंपोनेंट इन द सेंस हम कुछ न्यूट्रिएंट ऐड कर रहे हैं, लाइक वी आर एडिंग ब्लड, सो ब्लड विल सपोर्ट द हीमोलिटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो इट विल इंकरेज द ग्रोथ ऑफ दोज ऑर्गेनिजम्स जो कि ब्लड अगार पर, तो ये बेसिकली हमने ब्लड अगार यहाँ पे बनाया। तो ब्लड अगार जो होगा वो क्या होगा, किसको सपोर्ट करेगा, इट इज गोइंग टू सपोर्ट दोज ऑर्गेनिज्म जो हीमोलाइटिक है, ठीक है, दोज ऑर्गेनिजम्स दैट आर हीमोलाइटिक इन नेचर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनरिच्ड मीडिया में। इसमें फिर एक चॉकलेट अगार भी इसका एग्जाम्पल आता है, बट ब्लड अगार इज सिंपल टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है थर्ड कैटेगरी, अगर मैं लूं तो थर्ड कैटेगरी आता है यहाँ पे आपका सेलेक्टिव मीडिया, और एक होता है दिस इज सेलेक्टिव मीडिया, और एक फोर्थ कैटेगरी है डिफरेंशियल मीडिया। सो सबसे पहले समझते हैं कि सेलेक्टिव मीडिया में डिफरेंस क्या है और डिफरेंशियल मीडिया में क्या है। तो सेलेक्टिव मीडिया जो कि सेलेक्ट कर रहा है किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को, और क्योंकि वो सिलेक्ट कर रहा है तो वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो है पर्टिकुलर ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स उनको इनहिबिट करेगा ग्रोथ, तो दैट इज जो सेलेक्टिव मीडिया, ठीक है। और डिफरेंशियल मीडिया जब दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिफरेंशिएट करना हो गया हो तो सिलेक्टिव मीडिया सॉरी डिफरेंशियल मीडिया यूज करेंगे। तो सिलेक्टिव मीडिया जो होता है प्रमोट वन ग्रुप और इनहिबिट अनदर, तो ये एक्चुअली ग्रुप के लिए हम यूज कर रहे हैं, नॉट फॉर वन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, प्लीज रिमेंबर दैट, ओके। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो ब्लड अगार है वो इनरिच्ड मीडिया भी होगा और सेलेक्टिव मीडिया भी होगा। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे ब्लड अगार आ जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, जो हीमोलाइटिक ऑर्गेनिजम्स है उनको सपोर्ट कर रहा है और बाकी सबको जो नॉन हीमोलाइटिक है वो वहां पे ग्रो नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा हमारा जो बाइल सॉल्ट अगर हम डाल रहे हैं किसी भी अगार में, तो ग्राम नेगेटिव वाले जो होंगे यहाँ पे ग्रो करेंगे, बट ग्राम पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास एक MSA मेनिटोल सॉल्ट अगार वाला भी आता है, MSA अगार, ठीक है। तो MSA अगार भी हमारे पास आता है जो कि मैनिटोल सॉल्ट अगार है, दिस इज ऑल्सो अ सेलेक्टिव मीडिया, ओके। एंड ऑल्सो इट इज अ डिफरेंशियल मीडिया, ठीक है। तो अब आते हैं डिफरेंशियल मीडिया में, जब दो ग्रुप्स के बीच में हमें डिफरेंशिएशन करना होता है तो डिफरेंशिएट बिटवीन टू ग्रुप्स, तो इसके लिए वी आर यूजिंग द डिफरेंशियल मीडिया। इसमें भी ब्लड अगार आ जाएगा, ठीक है, एग्जाम्पल ब्लड अगार, ठीक है। इट्स बेटर कि वी आर नॉट यूजिंग ब्लड अगार हियर, वी विल यूज ब्लड अगार हियर। तो ये ब्लड अगार यहाँ पे आ जाएगा जो कि हीमोलाइटिक और नॉन हीमोलाइटिक के लिए यूज होगा। उसके बाद फिर अगर वी आर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ यूसीन मिथाइलिन ब्लू, यूसीन मिथाइलिन ब्लू, ठीक है, ये डिफरेंशियल और सेलेक्टिव दोनों होगा। तो बेसिकली जो लैक्टोज यूज करते हैं, जो लैक्टोज लाइक मेटाबॉलिक उनका वेस्ट होता है, तो वहां पे मिथाइलिन ब्लू इंडिकेट कर सकता है। फिर मैकॉन्की agar is also used, ठीक है। so these are actually यूसीन मिथाइलिन ब्लू, ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हैं जो कि यूज होंगे। यूसीन मिथाइलिन ब्लू जो होगा वो हमारे इकोलाई के लिए यूज होगा, इट विल बी यूज्ड फॉर इकोलाई एंड स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। तो इकोलाई और स्टेफाइलोकोकस के लिए यूज होगा। और मैनिटोल सॉल्ट अगार जो है यहाँ पे we can also use it for E. coli and Staphylococcus and everything. So this is about the differential media. अब एक और कैटेगरी आती है जिसको हम कहते हैं enrichment media. और enrichment media में एक चीज यहाँ पे ये है कि it supports growth of one
माइक्रोब, मतलब एक ही माइक्रोब का ये जो ग्रोथ होगा वो सपोर्ट करेगा, तो इसको हम कहेंगे इनरिचमेंट मीडिया। एग्जाम्पल इसमें क्या आ जाएगा, सेलिनाइट एफ ब्रॉथ। क्या स्पेशल है सेलेनाइट एफ ब्रॉथ में, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ सैल्मोनेला को ही सपोर्ट करता है और किसी को सपोर्ट नहीं करता, तो इसी वजह से इसको हम लोग इनरिचमेंट मीडिया कह रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है मेंटेनेंस ऑफ द कल्चर मीडिया। तो हम कल्चर मीडिया को किस तरीके से मेंटेन करने वाले हैं, तो मेंटेनेंस काफी ज्यादा जरूरी है, ताकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हमें वायबल रखना है, अपना जो भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको अनकंटामिनेटेड रखना है, जो भी हमारा कल्चर है उसको, और उसके बाद फिर उसको जेनेटिकली सिक्योर रखना है, कुछ भी चेंजेस नहीं आने चाहिए जेनेटिक्स में, नहीं तो हमारा रिसर्च डिफिकल्ट हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू मेंटेन, मान लो हमें शॉर्ट टर्म के लिए मेंटेन करना है, तो वी कैन यूज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी यूजिंग अगार स्लैंट्स। ठीक है, तो अगार स्लैंट्स में हम क्या कर रहे हैं, तो माइक्रोब जो होते हैं न्यूट्रिएंट अगार पे ग्रो करते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट अगार स्लैंट्स पे इनको ग्रो करा जाएगा। ठीक है, इनको हम इनमें ग्रो करेंगे एट 4 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे इनको ग्रो किया जाएगा। उसके बाद फिर एवरी वीक ट्रांसफर्ड टू न्यू स्लॉट, मतलब कि 4 डिग्री सेल्सियस पे इनको ग्रो करा गया, उसके बाद फिर न्यूट्रिएंट्स वगैरह तो खत्म होंगे ही, तो इसलिए हर वीक इसको नए स्लॉट पे हम डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये किस लिए, ये बेसिकली जो लैब्स हो गया या फिर टीचिंग्स के लिए हम इस तरीके का अगार स्लैंड्स यूज कर सकते हैं। तो अगार स्लैंड्स क्लियर है, फिर एक न्यूट्रिएंट अगार पे इसको ग्रो करो 4 डिग्री सेल्सियस पे, इसको हम स्टोर करते हैं ना ही कि ग्रो करते हैं, ये याद रखेंगे। और उसके बाद फिर हर वीक इसको एक नए स्लॉट पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके बाद सेकंड आता है हमारे पास विच इज रेफ्रिजरेशन, मतलब रेफ्रिजरेट करके रख देना ताकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज थोड़े टाइम के लिए रुक जाए। तो यहाँ पे जो कल्चर होगा वो क्या होगा, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये डेड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस रुक जाएंगे। तो इसको हम स्टोर कब तक कर सकते हैं, वी कैन नॉट स्टोर इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो वी कैन स्टोर इट फॉर मंथ्स ओनली। तो बस इसी के लिए हम शॉर्ट टर्म मतलब इसको यूज करेंगे। ठीक है, अब आते हैं कि मान लो कि हमें बहुत टाइम तक स्टोर करके रखना है, 1-2 साल के लिए, तो अब हम आते हैं लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस पे। तो लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस में जो फर्स्ट प्रोसेस है दैट इज डीप फ्रीजिंग। ओके, दैट इज डीप फ्रीजिंग। तो डीप फ्रीजिंग में क्या होने वाला है, जो कल्चर्स होंगे दे विल बी सस्पेंडेड इन अ प्रोटेक्टिव मीडिया। तो कल्चर्स को, कल्चर कैसे रखना है, सस्पेंड करके रखना है, सस्पेंडेड इन कल्चर प्रोटेक्टिव मीडिया, नॉट अ कल्चर। तो एक प्रोटेक्टिव मीडिया में वहां पे उसको सस्पेंड करके रख दो इन प्रोटेक्टेड मीडिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कल्चर अपना रख दिया। अब जो प्रोटेक्टिव मीडिया है इसको मैं मान लो हमने ग्लिसरॉल लेके रखा हुआ है, तो ये एक बहुत ही अच्छा मेथड हो जाता है, दैट इज बिफोर फ्रीजिंग। उसके बाद फिर क्या करना है हमें, वी विल फ्रीज। ठीक है, यहाँ पे हमें फ्रीज करके रख देना है। तो फ्रीज करके अगर हम रखते हैं तो इट एक्चुअली प्रिवेंट्स क्रिस्टलिंग, मतलब क्रिस्टल्स फॉर्म नहीं होंगे, तो ये क्रिस्टलिंग जो होता है ये प्रिवेंट करके रखता है। ठीक है, और उसके बाद फिर देयर इज नो डैमेज टू द सेल्स। अगर क्रिस्टलिंग नहीं हो रहा है तो कोई डैमेज भी नहीं होगा, और उसके बाद फिर इसको आप ईयर्स तक यूज कर सकते हैं, फॉर ईयर्स वी कैन स्टोर। ठीक है, फिर एक और सेकेंड मेथड है हमारे पास विच इज मिनरल ऑयल ओवरले। मिनरल ऑयल, और या फिर इसमें हम पहले पढ़ लेते हैं लायोफिलाइजेशन। लायोफिलाइजेशन, लायोफिलाइजेशन में भी फ्रीजिंग किया जाता है, बट यहाँ पे जैसे डीप फ्रीजिंग में डायरेक्टली फ्रीज कर दिए प्रोटेक्टिव मीडिया में रख के, तो यहाँ पे हमें फ्रीजिंग भी करना है प्लस इट इज ड्राइंग। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें वी आर एक्चुअली द कल्चर्स विल बी फ्रोजन। ठीक है, तो कल्चर को फ्रोज करना है और इसका डेसिकेशन भी करना है, मतलब कि वाटर को रिमूव कर देना है। डेसिकेशन का मतलब होता है वाटर का रिमूवल, तो डेसिकेशन भी करना है। उसके बाद under vacuum you have to remove all the waters and under vacuum you will be freezing the cultures। तो सेल यहाँ पे क्योंकि हम फ्रोज करके रख रहे हैं,
तो वो डॉर्मेंट कंडीशन में आ जाएंगे। डॉर्मेंट मतलब मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं हुआ होंगे, एंड दे विल बी स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। तो दे विल बी स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, एंड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वी कैन यूज दिस। तो यहाँ पे हम माइक्रोबियल कलेक्शन जब हमें करना होता है, फॉर माइक्रोबियल कलेक्शन ये वाला मेथड यूज किया जाता है। तो मतलब कि फ्रीज किए कर रहे हो और वाटर भी हटा रहे हो, वैक्यूम डिसिकेशन कर रहे हो, तो इससे मेटाबॉलिकली एक्टिव भी नहीं रहेंगे, डॉर्मेंट रहेंगे, और हम इसको कलेक्शंस की तरह यूज कर सकते हैं इन वेरी बिग लैबोरेटरीज फॉर रिसर्च वर्क एंड पर्पस। थर्ड मेथड आता है मिनरल ऑयल ओवरले। Mineral oil overlay में what are we going to do is that we are actually a sterile oil layer is added over agar slants. तो ये हमारा agar slant है, अगेन अगार स्लैंट ही यूज करना है हमें, नॉट अगार प्लेट्स। इसके ऊपर एक ऑयल का लेयर डालेंगे, दिस इज योर ऑयल लेयर विच इज अ स्टेराइल लेयर। ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू यूज द स्टेराइल लेयर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, इट विल एक्चुअली प्रिवेंट इट फ्रॉम ड्राइंग। सो ये इसको ड्राइंग से प्रिवेंट करता है क्योंकि ऑयल का लेयर डाला गया है। एंड ये कब तक सर्वाइव कर सकता है, फॉर अबाउट 1 to 2 years इट कैन डेफिनेटली सर्वाइव। तो इसमें सबसे बेस्ट मेथड जो हमारे पास यहाँ पे है दैट इज लायोफिलाइजेशन। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है जो कि हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, फॉर लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस। तो एनारोबिक बैक्टीरियाज में अगर हमें यहाँ पे करना है, तो एनारोबिक माइक्रोब्स में क्या होता है कि इनमें कैटलेजेस एब्सेंट होते हैं और सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज भी एब्सेंट होते हैं। इन दोनों का काम होता है कि हमारा जो सुपर ऑक्साइड रेडिकल फॉर्म होता है ऑक्सीजन के टाइम पे, उसको कन्वर्ट करना इनटू OH माइनस वाला हाइड्रोक्सिल रेडिकल एंड टू कन्वर्ट इट इनटू वाटर। ओके, तो अगर ये कन्वर्ट कर रहे हैं, ये होता है एरोबिक वाले में। तो एनारोबिक में तो क्योंकि ये नहीं होता, इसी वजह से इनको चाहिए नो ऑक्सीजन लाइक सिचुएशन। तो यहाँ पे हम इनको क्या करेंगे, anaerobic microbes में we have to provide certain conditions जिसके कारण there is no oxygen and इनका growth हो। तो first technique that we are using कि अगर इनको grow करना है तो जो मीडिया हम यूज कर रहे हैं वो reducing मीडिया होना चाहिए। तो कोई भी मीडिया अगर है, अगर आपको उसको reducing मीडिया बनाना है, so you can simply add certain chemicals like sodium thioglycate। ओके, तो ये वाला आप केमिकल ऐड कर सकते हैं, इससे जितना भी ऑक्सीजन होता है वो मीडिया से खत्म हो जाता है, ठीक है। सो इट बेसिकली रिमूव द डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन को ये रिमूव करने का काम करेगा और ये एक एनारोबिक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगा। तो इससे बना हुआ जो ब्रॉथ होगा उसको हम कहेंगे थायोग्लाइकेट ब्रॉथ। और हमेशा हम यहाँ पे ब्रॉथ बनाएंगे, देयर विल बी नो अगार दैट वी आर गोइंग टू ऐड। फिर सेकेंड मेथड जो we will be using are the anaerobic jars, जिसको हम लोग कहते हैं गैस पैक सिस्टम, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, गैस पैक सिस्टम। तो ये कैसे वर्क करता है, लेट अस सी। तो बैक्टीरियल प्लेट्स जो हमने रखा है, तो उसको हम रखेंगे एक सील्ड जार में। तो जो भी बैक्टीरिया का प्लेट्स बना, ठीक है, इसको कहाँ रखा जा रहा है, वी आर कीपिंग इट इन सील्ड जार्स, ठीक है। तो गैस पैक सिस्टम जो होगा ये क्या करेगा, it will release CO2 and H2। तो ये क्या करता है कि ये H2 को रिलीज करता है और CO2 को रिलीज करता है। तो H2 जो होगा, जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मान लो अगर जार में हम रख रहे हैं, तो उसको वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे PD मतलब प्लैटिनम का कैटलिस्ट भी हम लोग यूज करेंगे और ये यहाँ पे H2O बना देगा, ठीक है। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो ऑक्सीजन फ्री, सो इट विल बी क्रिएटिंग। तो 2 to 3 आवर्स में ये हमारे पास एनएरोबिक कंडीशंस बना देगा, ठीक है। तो ये होता है एनारोबिक जार्स, जिसमें हम क्या करते हैं, ये गैस पैक सिस्टम बेसिकली CO2 और H2 को रिलीज करता है और प्लैटिनम का जो प्लैटिनम का जो कैटलिस्ट होता है उसको हम ऐड करते हैं, वो H2O बना देता है, ठीक है। उसके बाद फिर एक हमारे पास जो थर्ड वाला है, दैट इज गोइंग टू बी एनारोबिक चैम्बर, ठीक है। इसको कहा क्या कहते हैं, एनारोबिक चैम्बर कहते हैं इसको, या फिर हम ग्लोब बॉन भी कह सकते हैं। तो ये एक्चुअली एक ग्लोब बॉक्स कह सकते हैं। तो ये होता है हमारा, दिस इज एक्चुअली लार्ज एयर टाइट बॉक्स, ठीक है। ये लार्ज एयर टाइट बॉक्स है
जो कि फिल्ड होता है विद सर्टेन गैसेस, इट इज फिल्ड विद H2 N2H2, ठीक है, या फिर CO2। तो यहाँ पे हम इस तरीके का मतलब इस तरीके के गैसेस को फिल करके इस चैम्बर में रखते हैं और उसके बाद फिर जो भी स्ट्रिक्ट एनारोब्स हैं उनको हम यूज करते हैं। तो दिस इज यूज्ड ओनली फॉर स्ट्रिक्ट एनारोब्स, ठीक है। तो जो भी स्ट्रिक्ट एनारोब्स हैं सिर्फ उन्हीं के लिए यूज किया जाएगा, जैसे कि क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम, ठीक है। तो क्लॉस्ट्रीडियम में हम इसका यूज करेंगे। तो ये एनारोबिक चैम्बर हो गया। या फिर हम सिंपली कैंडल जार्स का यूज कर सकते हैं। तो कैंडल जार्स जो होंगे वो स्ट्रिक्ट एनारोब्स के लिए नहीं यूज होगा, स्ट्रिक्ट एनारोब्स के लिए आपको एनारोबिक जार का ही यूज करना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो कैंडल का बर्निंग है, तो अगर ये कैंडल यहाँ पे बर्न कर रहा है, सो इट विल यूज योर ऑक्सीजन और इससे एंड इंक्रीज CO2, तो इसकी वजह से ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाएगा। तो ये कैसा क्रिएशन करेगा, माइक्रो एरोफिलिक सिचुएशन। तो माइक्रो एरोफिलिक ऑर्गेनिजम्स के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा दैट इज गोइंग टू बी दिस कैंडल जार्स। और जो स्ट्रिक्ट एनारोब्स हैं, स्ट्रिक्ट एनारोब्स के लिए जो कंडीशन है दैट इज योर एनारोबिक चैम्बर। ओके, तो ये था आपका कल्टीवेशन ऑफ एनारोबिक माइक्रोब्स, रिड्यूसिंग मीडिया, एनारोबिक जार्स और एनारोबिक चैम्बर, और एक कैंडल जार जो कि माइक्रो एरोफिलिक ऑर्गेनिजम्स के लिए हम यूज करेंगे। So that's it for today's video. Thank you for watching.